हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। बच्चों अपन ने लास्ट सेशन में जाना कि रोमांटिसिज्म क्या होता है। इवन अपन ने जाना था फादर ऑफ रोमांटिसिज्म जो है उसका नाम था जोहन गॉटफ्राइड हर्डर। ठीक है, उसने किस तरीके से रोमांटिसिज्म को स्प्रेड किया। मतलब अपन लास्ट सेशन तक ये समझ चुके हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है और रोमांटिसिज्म क्या होता है। अपन ने अच्छे से समझ लिया। तो बच्चों, रोमांटिसिज्म जो जोहन गॉटफ्राइड हर्डर की थ्योरी थी, जो उसकी फिलॉसफी थी, वो फिलॉसफी वो पूरे जर्मनी में तो अकेला स्प्रेड नहीं कर सकता ना। उसको हर तरफ स्प्रेड करना है, हर तरफ लोगों को बताना है, अवेयर करना है कि किस तरीके से अगर वो अपने इमोशंस को भी अगर अपने अटैच कर लेते हैं तो वो भी इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो हर तरफ तो उसका जाना पॉसिबल नहीं था। तो क्या किया, उसके कुछ फॉलोअर्स थे, जिसमें सबसे बड़े जो फॉलोअर्स थे उनका नाम था द ग्रिम ब्रदर्स के नाम से वो फेमस थे। ठीक है, ग्रिम ब्रदर्स दो दो भाई थे, एक का नाम था जैकब, एक का नाम था विल्हेल्म। ठीक है, जैकब ग्रिम एंड विल्हेल्म ग्रिम जो थे वो बेसिकली जर्मन सिटी के हनाउ हनाउ सिटी से बिलोंग करते थे। 1785 के अंदर जैकब का बॉर्न हुआ और विल्हेल्म का 1786 के अंदर बॉर्न हुआ। ठीक है, इन दोनों ने ही लॉ के से रिलेटेड स्टडीज करी कि लॉ क्या होता है। और जब वो फाइनली लॉ की स्टडी कर रहे थे तब उनको समझ में आ चुका था कि लोगों को राइट्स के बारे में बताना बहुत जरूरी है, उनको इक्वालिटी के बारे में बहुत बताना जरूरी है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो खुद लॉ की स्टडी कर रहे थे। लेकिन वो लोगों को बताए कैसे? हाँ, उन्होंने जॉन गॉटफ्राइड हर्डर का आइडिया लिया। उन्होंने क्या कर दिया, ओल्ड फोक टेल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और उनके बारे में समझाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो लोग नहीं समझते थे उनको बताना स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके से आप भी अपने राइट्स को एक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और उनके साथ किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वो बताएं कैसे? उसी तरीके से बच्चों जैसे जोहन ने बताया था। कैसे बताया था? फोक टेल्स के थ्रू, फोक डांस के थ्रू। वही चीज उन्होंने करी, लेकिन इनके सामने प्रॉब्लम क्या थी बच्चों? इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी। इलिटरेसी बहुत ही ज्यादा थी, लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि जो फोक टेल्स की जो बुक दे रहे हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, उनको पढ़ने में नहीं आ रहा था। ठीक है, उन्होंने काफी परफॉर्मेंस दी, प्लेस किए, लेकिन किस तरीके से वो सबको कवर कर पाएंगे? तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 6 साल, दे स्पेंट 6 years ट्रैवलिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज। वो गांव से गांव घूमते रहे पूरे 6 साल तक और हर किसी को उन फेरी टेल्स के बारे में बताते रहे और इस तरीके से बताते रहे कि वो जनरेशन तक स्प्रेड होती गई। दादाजी, पापा, बेटा, उसका बेटा, हर जनरेशन में वो हैंड ओवर होती गई और वो बहुत ज्यादा, दोनों के दोनों जो भाई थे वो पॉपुलर होते गए। इवन 1812 के अंदर उन्होंने अपनी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स को जो है पब्लिश कर दिया। ठीक है, और धीरे धीरे करके दोनों के दोनों भाई इतने ज्यादा एक्टिव हो गए थे कि उन लोगों को समझ में आ चुका था कि भैया फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत जरूरी है। लोगों को फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब हमको लिख के बताने में जो लोगों को अवेयरनेस मिल रही है वो बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, लोगों को समझ में आना चाहिए कि रेवोल्यूशन या फिर राइट्स होते क्या है। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक 33 वॉल्यूम डिक्शनरी को पब्लिश किया जर्मन लैंग्वेज के अंदर। और जो उसका सिंपल सा मतलब था कि जो भी लोग जो थे जिनको जर्मन लैंग्वेज उस टाइम पे समझ में नहीं आती थी, उस जर्मन स्पिरिट को वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, जर्मन कल्चर को वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इस डिक्शनरी के थ्रू वो उस जर्मन के साथ अपनी आइडेंटिटी को कनेक्ट कर सकते थे। मतलब जो फ्रेंच का डोमिनेशन था उनके ऊपर, वो डोमिनेशन हट सकता था, जर्मन की नेशनल आइडेंटिटी के साथ वो कनेक्ट कर सकते थे उस डिक्शनरी के थ्रू। क्योंकि वो जब समझाना चाह रहे थे, लोग इलिटरेट थे, उनको समझ में नहीं आता था, तो उन्होंने क्या कर दिया, 33 वॉल्यूम डिक्शनरी एक जर्मन लैंग्वेज के अंदर पब्लिश कर दी, जिसके अंदर जर्मन कल्चर इन सब की चीजों के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन उन्होंने देख लिया था कि फ्रेंच का जो डोमिनेशन है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जब फाइनली जब 33 वॉल्यूम डिक्शनरी आई ना बच्चों, तो लोगों के अंदर अपने आप स्पिरिट जागती गई और स्पिरिट की वजह से सारे के सारे लोग उनकी तरफ होते गए और फाइनली उनको समझ में आ गया कि जर्मन ही उनकी नेशनल आइडेंटिटी है, ना कि फ्रेंच। ठीक है बच्चों, ये थी ग्रिम ब्रदर्स की छोटी सी कहानी। बहुत रेयर होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सामने आ जाए, बट स्टिल अपने को करना है इसको।
चाहे वो 1 में हो चाहे वो 3 में हो, 5 में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। अब आज अपन बात करेंगे बच्चों, यहाँ से जो अपना चैप्टर है वो टर्न लेता है रिवोल्ट्स, यूनिफिकेशंस उनकी तरफ, क्योंकि चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अपन ने कर ली, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में बताया था। ठीक है, अपन हर सेशन में किसी न किसी एक रिवोल्ट या किसी न किसी एक यूनिफिकेशन की बात करेंगे, है ना बच्चों। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो गया अपना नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, रोमांटिसिज्म। आज बच्चों अपन बात करने वाले हैं सिलेसिया की, सिलेसिया रिवोल्ट। तो जो सिलेसिया रिवोल्ट क्या था कि 1845 के अंदर सिलेसिया एक छोटी सी प्लेस थी जहां पर वीवर्स काम करते थे। वीवर्स आपको पता ना, वीव करना, ठीक है, वीवर्स काम करते थे। अब जो उनका कॉन्ट्रैक्टर होता था, ठीक है, वो उनको काम देता था फिक्स बेसिस पे। उन्होंने क्या कर दिया, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया कॉन्ट्रैक्टर ने, और उनको ऑर्डर दे रहा कि इस रॉ मटेरियल को इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ये फिनिश करना है, आपको वीव करके देना है। ठीक है, तो जो वीवर्स थे वो उसकी बात मानते थे और टाइम से वो काम करके देते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कर दिया, उनको रॉ मटेरियल तो प्रोवाइड कराया, लेकिन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद जब वो अपना काम फिनिश करते थे पूरा का पूरा, कॉन्ट्रैक्टर ने उनकी सारी की सारी जो पेमेंट्स थे बच्चों, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दी, एकदम से कम कर दी। मतलब उनकी जो रियल नीड्स हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। रियल नीड्स जो एक्चुअल में जरूरत होती है, अपनी बेसिक नेसेसिटीज, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। यहाँ तक कि जो जर्नलिस्ट है विल्हेल्म वुल्फ, ठीक है, उन्होंने सिलेसिया विलेज को इस तरीके से बताया कि टोटल 18,000 इनहेबिटेंट्स थे वहां पर जो कॉटन की वीविंग करते थे, है ना। मतलब वहां का लोगों का जो काम कर रहा था बहुत अच्छी तरीके से काम मेंटेन हो रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कर दिया बच्चों, उनकी जो वेजेस थी, उनकी जो पेमेंट थी, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी थी। और इतनी करने के बाद वो अपने जो बेसिक नेसेसिटीज में फूड आता था वो उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो क्या करेंगे बच्चे ये लोग, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में कि हमको प्रॉपर तरीके से पेमेंट नहीं मिल रही है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से पेमेंट नहीं मिल रही है, और ऑब्वियसली बात है जब वहां पर इतने सारे लोग हैं, ऑब्वियसली बात है जॉब जो बोलोगे वो करेंगे। आज मान के चलो कि मेरे पास 10 लोग हैं, जॉब एक है, तो 10 से मैं जो बोलूंगा वो करने को तैयार हो जाएंगे क्योंकि जॉब एक है। ये मेरे पास अगर जॉब 10 है और बंदा एक है तो मेरे पास दिक्कत आएगी ना। लेकिन वहां पर तो उल्टा था, तो कॉन्ट्रैक्टर्स का फायदा उठाते थे, इसका फायदा उठाते। लेकिन सिलेसिया के जो वीवर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट में क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। ध्यान रखना बच्चों, ऑन 4th of June at 2 PM, 4 जून को दिन में 2 बजे वीवर्स का एक बड़ा सा झुंड कॉन्ट्रैक्टर के घर पे गया। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर के घर पे जाने के बाद उन्होंने बोला कि भैया जो हमारी वेजेस कटी हैं, हमको हमारी वेजेस चाहिए, और वेजेस का जो परसेंटेज है, जो रेट है, हमको वो बढ़ा के चाहिए, हायर वेजेस चाहिए कंपेयर टू दी अर्लियर वन। अब उनको समझ में नहीं आया, कॉन्ट्रैक्टर ने मना कर दिया। अब मना करने के बाद उन्होंने उसको थ्रेटन किया, उनको डराया कॉन्ट्रैक्टर्स को। इवन इतना ज्यादा डराया कि कॉन्ट्रैक्टर को डर लगने लगे कि उनको वो मार न दे। और देखते देखते, क्योंकि जब वो घर में जबरदस्ती घुसे तो उनकी सारी चीजों को तोड़ना, तहस नहस करना स्टार्ट, फर्नीचर, कांच, टेबल, टीवी, सब चीजों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। आई गेस बच्चों आपने एक पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की कूली, याद आ रहा है। उस कुली में बच्चों ये हुआ था कि उसने उसके पैसे नहीं दिए थे, फिर सारे के सारे कुली उसके घर चले गए थे ना, और सब चीजें तोड़ दी थी। वही चीज एक तरीके से यहाँ पर हुई थी। सारे के सारे जो वीवर्स थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स के बड़े बड़े घरों में चले गए थे, और घरों में जाने के बाद उनके सारी चीजों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। उनका स्टोर हाउस, उनकी सप्लाई, सब सब तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उसको तो डर लग रहा था सारे के सारे व्यूअर्स आगे कहीं उसको या उसकी फैमिली को वो मार न दे। तो क्या कर दिया कॉन्ट्रैक्टर, फटाफट से पीछे के रास्ते भाग गया अपने पास वाले विलेज में। जैसे तैसे करके उसने अपने आप को छुपाया ताकि वीवर उसको मार ना दे। लेकिन वीवर उसके घर पे थे, अभी भी उसका वेट कर रहे थे, लेकिन वो भाग चुका था, है ना। अब आप सोच रहे होंगे भागा कैसे, पीछे के रास्ते अपनी फैमिली को लिया और नेबरिंग विलेज में जाके वो शिफ्ट हो गया, और वहां पर उसने एक शेल्टर ले लिया, चुप के बैठ गया। अब वो जब वहां पर बैठा तब उसने क्या कर दिया, उसने सारे जो उस टाइम में पुलिस वाले थे उनको बताना स्टार्ट कर दिया, आर्मी को बोलना स्टार्ट कर दिया कि मेरे घर पे जबरदस्ती वीवर्स आ गए हैं, और वीवर्स ने मेरे घर पे जबरदस्ती तोड़ा फोड़ी तहस नहस सब कर रहे हैं। तो अब आर्मी तो उसके फेवर में थी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर था।
कॉन्ट्रैक्टर था तो मतलब पैसा आता था, पैसा आता था मतलब वो गवर्नमेंट को जाता था, और गवर्नमेंट को जाता था तो मतलब आर्मी को मिलता था। इसको लेके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो सारे के सारे वो 24 आवर्स के बाद आर्मी को इकट्ठा कर लिया उसने पूरे 24 घंटे में, और 24 घंटे में आर्मी को इकट्ठा करके अपने घर पे पहुंचा। तो घर पे पहुंचते उसने बोला कि भैया आर्मी ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि अब यहाँ से सारे के सारे वीवर जो है वो खाली कर दे, नहीं तो हम लोगों को ओपन फायर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। वीवर्स नहीं माने, वीवर्स घर में बैठे रहे और वो रिवोल्ट चलता रहा। लेकिन जब फाइनली ओपन फायरिंग हुई तब कॉन्ट्रैक्टर की वजह से 11 वीवर्स 11 वीवर्स वर शॉट डेड। ठीक है, 11 वीवर्स को मार दिया गया, और जब वो 11 वीवर्स मर गए तब बाकी के जो वीवर्स थे वो सारे के सारे फैल गए और अपने अपनी जगहों पे चले गए। ठीक है बच्चों, ये था सिलेसिया का रिवोल्ट। छोटा सा रिवोल्ट था, लेकिन इसके बारे में बहुत बार आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, 1845 के अंदर 4 जून एट 2 PM। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट्स बना लीजिएगा, आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए बच्चों घर पे रहे, सुरक्षित रहे, बाहर न निकले। बाय बाय बच्चों।